हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपने पुराने जो फाइनल अकाउंट्स की डिस्कशन जो हम कर रहे थे पिछले दो वीडियो से उसे कंटिन्यू करके आगे बढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, आइए देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस इज एन अकाउंट प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू ascertain द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस मेड बाय अ कंसर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। तो क्या है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक अकाउंट है जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानने के लिए बनाया जाता है। किससे? अ बिजनेस कंसर्न। कंसर्न मतलब यहाँ पे एक बिजनेस कंसर्न। और कब का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानना है हमको? ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। किसी एक अकाउंटिंग पीरियड में बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस था उसे जानने के लिए जो हम अकाउंट बनाते हैं उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के बाद एक एडिशनल अकाउंट है जो हमें बनाना पड़ता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जानने के लिए। तो होता क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे सारे जो नॉमिनल अकाउंट वाले जो आइटम्स हैं, यानी कि जो एक्सपेंसेस और जो लॉसेस और इनकम्स एंड फाइनली गेन्स, ये जो आइटम्स हैं, जो नॉमिनल अकाउंट्स हैं, वो सारे आइटम्स हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। और कौन से वाले लिखेंगे? नॉमिनल अकाउंट्स में जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कैरेज इनवर्ड, वेजेस वगैरह एंड रेवेन्यूज, ये सारे तो आपके चले जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो बचा कौन? सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं एंड इनडायरेक्ट रेवेन्यूज, ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जिसे हम शॉर्ट में P&L अकाउंट भी कहते हैं। तो बात समझ में आई? जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, जैसे कि सेल्स, कैरेज इनवर्ड, वेजेस वगैरह, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इंक्लूड होते हैं, उनको छोड़कर अगर आपकी कोई भी रेवेन्यूज है और कोई भी एक्सपेंसेस है, जितनी सारी है, सारी की सारी पीएल अकाउंट में ही आनी है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो भी एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएंगी, जो भी रेवेन्यूज ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएंगी, वो उसके बाद उसे हम पीएल अकाउंट में कंसिडर करेंगे। तो चलिए पीएल अकाउंट का जो है वो फॉर्मेट देखते हैं। तो ये रही फॉर्मेट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेडिंग है, ये साइड जो है ये डेबिट साइड है, ये साइड क्रेडिट साइड है। और फॉर द ईयर एंडेड में हम जिस अकाउंटिंग पीरियड की हम ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं उसकी क्लोजिंग डेट या एंड डेट लिखेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर हम 31/3/2017 लिख देते हैं। और देख लीजिए इस साइड में मैंने जो बोली, यहाँ पर इस साइड में जो है डेबिट साइड में हम सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं, और ये जो क्रेडिट साइड है अकाउंट की, यहाँ पर हम सारे रेवेन्यूज या इनकम्स रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सारी एक्सपेंसेस और ये सारी रेवेन्यूज जो है, ये सारी की सारी इनडायरेक्ट वाली होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज। तो चलिए देखते हैं। ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, फिर भी मैंने जितनी पॉसिबल एंट्रीज हो सकती हैं सभी डालने की कोशिश की है। इसके बाहर भी आइटम्स हो सकती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंसेस जो होती हैं वो यहाँ कंसिडर करेंगे, जैसे कि सैलरीज हैं, रेंट, रेट्स, टैक्सेस ऑफ ऑफिस, पोस्टेज, प्रिंटिंग, स्टेशनरी वगैरह, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गई। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो खर्चे आपके होते हैं, जैसे कि कैरेज आउटवर्ड। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, अगर आपके सवाल में सिर्फ कैरेज मेंशन किया हुआ है तो उसे आप ट्रेडिंग अकाउंट में लेंगे, क्योंकि आपको एज्यूम करना है कि वो कैरेज इनवर्ड है। और साथ ही साथ आप एक नोट दे सकते हैं अपने सोल्यूशन के एंड में कि कैरेज को हमने कैरेज इनवर्ड एज्यूम किया है। जहां पर स्पेसिफिकली कैरेज आउटवर्ड मेंशन किया हुआ होगा, आप सिर्फ उसी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंसिडर करें, क्योंकि कैरेज इनवर्ड को हम एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसिडर करते हैं, क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में इंक्लूड होता है। फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस में हो सकते हैं बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये आपको पता होगा बैड डेट्स क्या होता है। जो सेल आपने की है, डेटर्स हैं आपके पर पैसे रियलाइज
नहीं होंगे, जो आपको पता चल गया, आपने अपने बुक्स में राइट ऑफ कर दी। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, जहां पर चांसेस हैं कि आपने सेल की है डेटर्स को, पर पैसे रियलाइज होने के या इनके बैड डेट्स होने के चांसेस हैं, पैसे रियलाइज होने के चांसेस कम हैं, पर अभी तक पूरी तरह से बैड डेट्स हुए नहीं है, इसलिए आपने एक लॉस की प्रोविजनिंग की है यहाँ पर। और पैकिंग एंड डिलीवरी चार्जेस वगैरह जो हम सेल्स के लिए करते हैं, वो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। मेंटेनेंस और फाइनेंशियल चार्जेस में हम डेप्रिसिएशन पकड़ेंगे, जो हमारे एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन होती है, ईयरली डेप्रिसिएशन। रिपेयर्स और रिन्यूअल्स, अगर हमने कोई रिपेयर वगैरह कराई है तो। बैंक के चार्जेस, अगर हमने बैंक से लोन लिया है या बैंक हमारी बैंक अकाउंट मेंटेन करने के लिए कुछ ईयरली चार्जेस भी डिडक्ट करती हो, तो वो चार्जेस हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन्स, हमने अगर किसी से लोन ली हो, बैंक से या किसी और पार्टी से, तो उस पर हम जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसे यहाँ कंसिडर करनी है। डिस्काउंट अलाउड, सेल्स पे अगर हमने डेटर्स को कोई डिस्काउंट अलाउ की है, बिल्स रिसीवेबल को डिस्काउंट कराने में अगर हमारा कोई खर्चा हुआ है तो उसे हम यहाँ पे पकड़ेंगे। एबनॉर्मल लॉसेस, बहुत समय बिजनेस में आग लगने की वजह से या चोरी की वजह से या किसी भी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से कुछ तरह के एबनॉर्मल लॉसेस हो सकते हैं, लॉस टू स्टॉक बाय फायर, थेफ्ट वगैरह, तो सारे एबनॉर्मल लॉसेस को हम यहाँ कंसिडर करेंगे। ये बैलेंसिंग फिगर गलती से यहाँ लिख गया है, ये होगा यहाँ। अब उसके बाद चलिए हम अपनी इनकम वाली या क्रेडिट साइड देख लेते हैं। क्रेडिट साइड में सबसे पहले जो आपको पॉइंट नोट करनी है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो ट्रेडिंग अकाउंट में कैलकुलेट करके हमको मिली थी, उसे हम यहाँ पे पहले ब्रॉट डाउन कर लेंगे क्रेडिट साइड में, और उसकी फिगर यहाँ पे लिख देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फ्रॉम फॉरवर्ड फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद जो हमारे इनडायरेक्ट इनकम्स है जो कभी कभी हमें हो जाती हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड वगैरह, कमीशन रिसीव्ड, नॉन ट्रेडिंग इनकम्स जैसे कि इंटरेस्ट या डिविडेंड या रेंट, अगर हमें कुछ मिली है इस ईयर में तो हम उसे भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे, ये सारी फिगर्स। और उसके बाद क्या होगा कि हम डेबिट और क्रेडिट के टोटल करके इस अकाउंट की बैलेंसिंग करेंगे, और अगर बैलेंस इस साइड में आई है तो उसे हम कहेंगे नेट प्रॉफिट, जो कि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और अगर बैलेंस इस साइड की आई है तो हम उसे कहेंगे नेट लॉस, वो भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो ये बैलेंसिंग फिगर हमने यहाँ पर लिख के रखी है। तो ये हो गई आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फॉर्मेट। तो मैंने अपनी दो वीडियोस में, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वीडियोस में, आपको दोनों फॉर्मेट सेपरेटली दिखाई हैं, पर जब हम कोई अब प्रॉब्लम करेंगे फ्यूचर में तो हम ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को साथ में मर्ज करके एक ही फॉर्मेट में उसको दिखाएंगे। मैं बताऊंगा आपको वो कैसे करना है। अब चलिए इसके बाद हम बैलेंस शीट डिस्कस करते हैं। बैलेंस शीट क्या होता है, तो यहां पे देखिए हमने लिखा है बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, ध्यान दीजिएगा ये मैंने अंडरलाइन भी किया है। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द फिनेंशियल पीरियड। तो यहाँ पे कौन कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला तो ये है स्टेटमेंट, और क्या है स्टेटमेंट ऑफ व्हाट, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फिनेंशियल पोजीशन, फिनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द फिनेंशियल पीरियड। कौन से दिन, क्लोजिंग डेट। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी बताया था कि फिनेंशियल पोजीशन जो होती है वो एक किसी पर्टिकुलर डेट पे देखी जाती है, और प्रॉफिट या लॉस जो कैलकुलेट की जाती है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वो पूरे साल की होती है, पर फिनेंशियल पोजीशन साल के एंड डेट के लिए निकाली जाती है। तो बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मतलब ये एक अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है ये, बल्कि ये एक स्टेटमेंट है। तो अकाउंट नहीं है मतलब ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। अब इस स्टेटमेंट में हम क्या लिखते हैं, चलिए देखते हैं। द बैलेंसेस ऑफ रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स आर ग्रुप्ड एज एसेट्स और लाइबिलिटीज डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर ऑफ बैलेंसेस। तो रियल और पर्सनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स मैंने कहा कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है, नॉमिनल अकाउंट्स जो कि खर्चों और इनकम्स वाली अकाउंट्स होती है। लेकिन जितने भी रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, रियल अकाउंट्स यानी कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, पर्सनल अकाउंट्स में भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होते हैं बट दे रिलेट टू अ पर्टिकुलर पर्सन। रियल और पर्सनल अकाउंट्स के जो बैलेंसेस हमारे पास रहेंगी, बैलेंसेस कहाँ रहेंगी, ट्रायल बैलेंस में रहेंगी। तो ट्रायल बैलेंस आपको सम में दी हुई होगी, तो ट्रायल बैलेंस में आपको ये सारी रियल और पर्सनल अकाउंट्स की बैलेंसेस मिल जाएंगी।
उन्हें आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज के हिसाब से ग्रुप करना है, जो कि बड़ी ही इजी है। रियल अकाउंट्स, ज़्यादातर डेबिट बैलेंस वाले रियल अकाउंट्स एसेट्स के होते हैं, और पर्सनल अकाउंट्स भी जिनका डेबिट बैलेंस होता है वो एसेट्स के होते हैं। तो एसेट्स का जनरली डेबिट बैलेंस होता है, और जिन भी रियल और पर्सनल अकाउंट्स के क्रेडिट बैलेंस होती है वो जनरली लाइबिलिटीज होती हैं। तो सारे रियल और पर्सनल अकाउंट्स के बैलेंसेस को एसेट्स और लाइबिलिटीज के ग्रुप में डिवाइड करने के बाद आप इन्हें एक सिस्टमैटिक मैनर में बैलेंस शीट जो है बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करेंगे। और कुछ नेसेसरी एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ सकती हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन प्रोविजन वगैरह, ये सब हम अभी एक प्रॉब्लम करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो सिंपल सी फॉर्मेट है बैलेंस शीट की। यहाँ पे हेडिंग है बैलेंस शीट एज एट कौन सी डेट होगी? क्लोजिंग डेट। तो यहाँ पर हम क्लोजिंग डेट ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड देखेंगे। मान लीजिए कि यह है 31 मार्च 2017। तो क्लोजिंग डेट मैंने लिख दी, बैलेंस शीट एज एट क्लोजिंग डेट। अंतर क्या है? आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फॉर्मेट देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन की हुई थी फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2017। मतलब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनी है ये पूरी पीरियड की है, पूरी ईयर की। पर बैलेंस शीट जो हम बना रहे हैं ऑन द अदर हैंड, बैलेंस शीट एज एट है, ये फॉर द पीरियड नहीं है, ये एज एट। मतलब ये एसेट्स और लाइबिलिटीज की स्नैपशॉट है, इस डेट में उनकी क्या वैल्यूज थी उनको कंसिडर करके। तो फॉर्मेट में हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है उसे लाइबिलिटी साइड कहते हैं। इस साइड में हम अपनी लाइबिलिटीज को कंसिडर करेंगे, और राइट हैंड साइड जो है उसमें एसेट्स को कंसिडर करेंगे। ये जो है हॉराइजॉन्टल फॉर्मेट इसे कहते हैं। और एक वर्टिकल फॉर्मेट भी होती है जिसमें दो साइड्स नहीं होती टी अकाउंट की तरह, वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फिलहाल आप ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट जो है उसको देखिए। तो लाइबिलिटीज में सबसे पहले हम लिखते हैं कैपिटल अकाउंट्स, जो कि ओनर ने कंट्रीब्यूट की है। उसके बाद हमारे जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, जनरली लॉन्ग टर्म लोन्स उसके बाद आते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं अपनी करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में हमने क्या क्या कंसिडर की है? बैंक ओवरड्राफ्ट है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एडवांस इनकम्स। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये हमारी एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पे कंसिडर की गई हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जो हमारी इस पीरियड में इनकर तो हो गई पर हमने अभी तक पे नहीं की है, तो इसीलिए हमारी लाइबिलिटी है, हमें पे करना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो इसलिए हम उसे लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। एडवांस इनकम्स मतलब वो इनकम्स हैं जो हमारी इस पीरियड से रिलेट नहीं कर रही हैं, पर हमें इस पीरियड में उसके अगेंस्ट में जो है कैश मिल चुकी है। तो हमने एडवांस में कैश ले ली है लेकिन इनकम अभी तक अराइज या एक्रू नहीं की है, तो इसीलिए ये भी हमारी एक लाइबिलिटी होगी, क्योंकि हमने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज तो नहीं की पर हमें पैसे मिल गए, इसलिए ये भी अभी फिलहाल तक जब तक इनकम एक्रू नहीं करती है बुक्स में तब तक ये एज अ लाइबिलिटी ही ट्रीट करनी है, और वो करेंट लाइबिलिटीज के अंदर हमें लिखनी है। तो ये लिस्ट भी जो है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, इसके बाहर भी कुछ आइटम्स हो सकता है, पर मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि जितने भी आइटम्स रिलेवेंट है सबको इस लिस्ट में इंक्लूड करने की। अब चलिए एसेट साइड देखते हैं। एसेट साइड में सबसे पहले है गुडविल। अगर बिजनेस की गुडविल है तो उसे यहाँ रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में आपके लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, इन सारी वैल्यूज को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और अगर कोई डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट होता है तो वो भी हमें देना पड़ेगा। इनटेंजिबल एसेट्स जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते पर हमारी बिजनेस को वो हेल्प करती हैं, उनकी एक वैल्यू भी होती है, जैसे कि पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, नो हाउ एक्सेट्रा। नो हाउ मतलब अगर आपने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने की जो आपकी एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी है, तो उसे आप नो हाउ कहते हैं। और कुछ टेक्नोलॉजी जो आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पाई है और उसे पेटेंट करवा ली है कि कोई और उसे यूज नहीं कर सकता, तो पेटेंट और ट्रेडमार्क्स वगैरह जो हम रजिस्टर करा के रखते हैं वो सब भी हमारी एसेट्स होती हैं, क्योंकि वो हमें बिजनेस में हेल्प करती हैं। इन्वेस्टमेंट्स, हमने जहां पर निवेश करके रखा है बिजनेस में, जो एक्स्ट्रा पैसा आपके पास होता है, जो फ्री फंड होता है, जो अभी काम में नहीं लग रहा, उसे आइडल रखने का बजाय बिजनेसमैन क्या करते हैं, कभी कभी कुछ इनकम जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, या कहीं पर सिंपली बैंक में एफडी वगैरह करवा दिया या किसी शेयर में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। तो वैसे अगर आपकी कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हैं तो आप उसे बैलेंस शीट में यहाँ दिखा सकते हैं। उसके बाद करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स मतलब जो एक साल के अंदर आपको कन्वर्ट टू कैश होने की संभावना होती है। करेंट एसेट्स मतलब जो विद इन 1 ईयर लिक्विडेट हो जाता है।
विद इन 1 ईयर मतलब विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड लिक्विडेट हो सकते हैं, मतलब आपको इसके कन्वर्शन में आपको कैश मिल जाएगा। तो इसमें क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक है, सन्ड्री डेटर्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अब प्रीपेड एक्सपेंसेस यहाँ क्यों आता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस जो अभी तक आपकी एक्रू नहीं हुई है, एक्सपेंसेस अभी तक आपने इनकर नहीं किया पर आपने ऑलरेडी पे कर दिया है। जैसे मान लीजिए आपने 3 साल की इंश्योरेंस प्रीमियम एक साथ पे कर दी, तो इस अकाउंटिंग पीरियड के लिए तो सिर्फ 1 साल की इंश्योरेंस प्रीमियम आपकी रिलेवेंट होगी, बाकी 2 साल का जो आपने ऑलरेडी पे कर चुका है वो 2 साल का जो अमाउंट है वो प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाएगा और बैलेंस शीट में आपको एसेट के हिसाब से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अक्रूड इनकम्स, अक्रूड इनकम्स वो इनकम्स होती हैं जो आपने अर्न तो कर ली पर अभी तक उसके अगेंस्ट में आपको पैसे नहीं मिले, जैसे रेंट वगैरह हो गई। हो सकता है कि आपको रेंट साल में एक बार मिलता हो पर जैसे जैसे मंथ खत्म होते जाते हैं मंथली रेंट आपकी एक्रू होती जाती है, तो इस पर्टिकुलर पीरियड में हो सकता है कि कुछ पीरियड की रेंट ऑलरेडी आपने एक्रू कर ली है, आपने किसी को कोई बिल्डिंग रेंट पे दी है जो आपको ईयरली रेंट पे करता है, और कुछ पीरियड ऐसा बीत चुका है जिसकी रेंट आपको अक्रू हो गई है पर पैसे अभी तक नहीं मिले हैं, तो वो एक्रूड इनकम होगी और वो आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखानी होगी। बिल्स रिसीवेबल भी करंट एसेट्स हैं। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक ये सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट्स हैं जो आपके बिजनेस में अभी आपके पास कैश पड़ी हुई है और जो बैंक में आपके पास कैश पड़ी हुई है। तो ये जिस ऑर्डर में हमने बैलेंस शीट को सजाया है आपको उसी ऑर्डर में सारी चीज़ें रखनी है। इसे कहते हैं मार्शलिंग ऑफ द बैलेंस शीट। ऐसा नहीं कि आपने कैश इन हैंड पहले लिख दिया, उसके बाद आपने लैंड लिख दिया, फिर आपने इन्वेस्टमेंट्स लिख दी। ये एक पर्टिकुलर पैटर्न है अरेंज करने का जिसे हम फॉलो करेंगे और इसे मार्शलिंग कहते हैं। मार्शलिंग इन द ऑर्डर ऑफ रिजिडिटी। तो देखिए जो सबसे रिजिड है गुडविल फिक्स्ड एसेट्स वगैरह वो ऊपर हमने लिखे हैं और जो सबसे लिक्विड है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक इसे हमने नीचे लिखा है। तो रिजिडिटी के ऑर्डर में फ्रॉम मोस्ट रिजिड टू लीस्ट रिजिड जो है हमने उसे ऐसे अरेंज किया है। यहाँ पर भी सेम कैपिटल अकाउंट्स लोन्स ये भी हमने रिजिडिटी के ऑर्डर में ही अरेंज किया है। तो ये फॉर्मेट आपको ध्यान में रखनी है, आप जैसे तैसे बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन ना करें, एक सिस्टमेटिक वे में। हमने पहले ही बताया था कि उसके डेफिनेशन में ही बताया था कि दीज आर सोन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो ये दिखाने का एक बैलेंस शीट को प्रेजेंट करने का एक तरीका है जिसे हम मार्शलिंग भी कहते हैं और हम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिजिडिटी जो है बैलेंस शीट को प्रेजेंट करेंगे। बहुत लोग उल्टा भी करते हैं, पहले कैश एट बैंक और लास्ट में गुडविल, पर मैं पर्सनली ये फॉलो करना नहीं चाहता। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे, काफ़ी लंबा हो चुका है ये वीडियो। अगले वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को लेकर एक छोटी सी प्रॉब्लम करूंगा जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में और भी आसानी होगी।